उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पेपर आप लोगों सभी ने देख लिए? ठीक है, जो देखना चाहें यानी वो बाद में देख लीजिएगा, इस क्लास के बाद भी देख सकते हैं। आफ्टरनून के मोस्टली स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है देख लिया था। चलिए जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो हमने ये डिस्कस करने हैं कि देखें, लास्टली हम बात कर रहे थे न्यूरल नेटवर्क की बात हमने की थी, पिछले 3-4 लेक्चर से वही बात कर रहे हैं हम। तो उसमें लास्टली हमने डिस्कस किया था कि कैसे मैं एक शैलो नेटवर्क बनाऊं। ठीक है, शैलो नेटवर्क से मुराद जस्ट एक न्यूरॉन, ठीक है, जो कि 2 कंप्यूटेशन करता है, एक जी और एक ए, जस्ट लाइक अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम ही है। मतलब आप यहाँ पे इनपुट देते हैं x1 x2 फॉर इंस्टेंस, और पहले जी कंप्यूट करते हैं और उसके बाद आप ए कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक ऐसे ही कैलकुलेशन है जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम के अंदर थी। तो हमने कहा जस्ट हम इसे विजुअलाइज करते हैं, इस नोड को ना विजुअलाइज करते हैं एज अ न्यूरल नेटवर्क के। जैसे न्यूरल नेटवर्क की हमने बात की, उसके अंदर 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक फॉरवर्ड पास या प्रोपेगेशन है जिसे हम कहते हैं, और दूसरा बैकवर्ड प्रोपेगेशन। तो इस एक न्यूरॉन के अंदर जो कैलकुलेशन होती थी, मतलब कैलकुलेशन क्या थी कि z = w ट्रांसपोज x + b, ये हमने एक कैलकुलेशन पहले की। उसके बाद क्या, दूसरी कंप्यूटेशन क्या है, a = सिग्माइड ऑफ z, या जिसका मतलब सिग्माइड अप्लाई करना ऐसे करके है। ठीक है, तो ऐसा करने से आपने प्रिडिक्शन कर ली, ये प्रिडिक्शन कर ली आपने। ठीक है, और इसके बाद हमने कहा फॉरवर्ड पास के अंदर ही हम कंसिडर करते हैं कि क्या अगर मेरी एक ट्रेनिंग एग्जांपल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लॉस होगा, कि जो प्रिडिक्शन हुई है और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल है, एक्चुअल लेबल, उन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने कहा कि हम लॉस जो है फाइंड करें। तो इन तीनों कैलकुलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कंप्यूटेशन ग्राफ बनाया। याद आ रही बात कि पहले हमने जी कंप्यूट किया। मैं जस्ट ब्रीफली बताने लगा हूँ उस बात को कि जी ये इनपुट है मेरी x1, ये मेरी x1 है, x2 है। ठीक है, और इसी तरह से मैंने कहा था वेट्स भी जो है ना, आप कहें ये w1 w2 और b, ये भी मेरा एज अ इनपुट ही मिल रहा है किसको, इस वाले नोड को। ठीक है, वैसे तो हमने w की हमेशा बात की है कि ये इस लिंक का वेट है, मतलब जैसे ये b है, ये w1 है, ये w2 है। लेकिन जब हमने ग्राफ बनाया तो हमने ऐसे इनपुट बना ली। इसके बाद हमने z कंप्यूट की, इसके बाद a कंप्यूटेशन हो रही है, और इसके बाद लॉस की कंप्यूटेशन हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये फॉरवर्ड पास था। उसके बाद बैकवर्ड पास के अंदर हमने क्या किया जी, शाबाश, याद आ रही बात। बैकवर्ड पास के अंदर क्या किया कि ये ग्राफ हमें बड़ा हेल्प करता है कि जो बैकवर्ड पास के अंदर जो डिफरेंट तरह की आप कंप्यूटेशन करते हैं, यानी कि ग्रेडियंट कंप्यूट कर रहे होते हैं, डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे होते हैं, वो बड़ा एफिशिएंटली कंप्यूट हो जाता है। ठीक है, जैसे इस नोड पे तो कोई ऐसा इशू नहीं, यहाँ आपने फाइंड करना था डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ आपने कंप्यूट, यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग बात थी, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू जी आपने कंप्यूट कैसे किया। हाँ जी, ये कैसे किया था, यूजिंग चेन रूल। कि चेन रूल यूज़ करके जस्ट आपको एक प्रीवियस नोड पे पड़ी हुई जो आउटपुट है या जो कैलकुलेशन आपने किया है, जस्ट उससे कंसिडर कर लें और इस वाले नोड की कैलकुलेशन को आप उसके साथ मल्टीप्लाई करें। मतलब इस नोड की कैलकुलेशन क्या ही, मतलब इसको हमने ऐसे लिख लिया था कि पार्शियल जी ओवर, यानी कि जी के अंदर चेंज पहले ए पे इफेक्ट डालेगी और ए के अंदर चेंज अल्टीमेटली लॉस पे। तो ये कैलकुलेशन आपने इस वाले नोड पे कर ली हुई है। अब आपने जस्ट इस नोड की जो कैलकुलेशन है वो आपने कंप्यूट करनी। तो अगेन यहाँ पे जस्ट ये आपने कंप्यूट करना। तो ये हम किस वाले फंक्शन के अंदर, यानी कि ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, ए और जी का रिलेशनशिप इस फार्मूले के अंदर नजर आता है। तो जस्ट हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये चेन रूल हमें हेल्प करता है कि आप एफिशिएंटली कंप्यूटेशन कर सकें। और देखिए ये चेन रूल किस वजह से बन पाया, ये कंप्यूटेशनल ग्राफ की वजह से बन चुका कि न्यूरल नेटवर्क को आपने एक ग्राफ की फॉर्म के अंदर जो आपस में कनेक्ट किया ना, तो इस वजह से मुमकिन हुआ कि आप
ये चेन रूल फार्मूलेशन बना पाए, अदरवाइज तो नहीं बना पा सकते थे। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन बड़ी आसान हो गई। याद आ रही बात कि इस यानी कि इस किसी एक नोड पे ये कैलकुलेशन मैं दो तरह से मैंने आपको दिखाई थी। एक तो ये जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ बाय यूजिंग चेन रूल, दूसरा आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या था, आपको सारे नोड एंड लॉस तक आपको देखना पड़ रहा था। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या, आप मैं इस जी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो ये देखना कि लॉस पे कितना इफेक्ट इसका पड़ रहा है अल्टीमेटली, तो मुझे देखना पड़ता है अच्छा पहले वो ए पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा मुझे जी एल पे कितना डाल रहा है। तो इस तरह से मुझे करके ये सारी चीज़ें कंप्यूट करनी पड़ रही। तो इस फॉर्मुलेशन में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ जो एग्जाम्पल है उसमें आपको 3 स्टेप ही मैं दिखा रहा हूँ या 2 स्टेप ही दिखा रहा हूँ, लेकिन हम लास्ट में देख लिया था कि फर्दर डेप्थ मतलब जैसे आप इस वाली, मैं इस नोड की बात करूँ या मैं ये वाली कंप्यूटेशन करना चाहूँ पार्शियल एल ओवर पार्शियल W1, तो अगेन देखें ये अगेन चेन रूल लगाएंगे तो बड़ी आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। आप देखें जी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मतलब मैं W को थोड़ा सा चेंज करूँ तो इनिशियली इफेक्ट डालेगा Z पे और Z के अंदर मैं चेंज करूँ तो ये डालेगा L पे। तो ये वाली कैलकुलेशन आप ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बड़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू कि इसका इफेक्ट मैं इस पर पहले देखूँ, फिर उसके बाद इस पर देखूँ, फिर उसके बाद इस पर देखूँ। ठीक है, तो इतना प्रीवियस आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट इसी नोट पे रहते हुए आप बाय यूजिंग चेन रूल एफिशिएंटली जो है कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशन ग्राफ का यही मकसद है कि आपको एफिशिएंटली कैलकुलेशन करने के हवाले से आपको हेल्प हो करे। ठीक है जी, बात समझ आ रही? तो ये सारी हमने बातें लास्टली की थी, और ये करते हुए ना, ये सारी कैलकुलेशन करते हुए हमने कुछ ग्रेडियंट्स, इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट्स जो एक्चुअली हमें चाहिए बेसिकली, वो हमने कंप्यूट कर लिए थे। तो जस्ट मैं 2 को हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे हाँ जी, ये कैलकुलेशन हमने की थी, हाँ जी याद आ रहा है, ये क्या थी शाबाश बताएंगे? DW1 जी A माइनस वाई इंटू X1, या इसे मैं कह देता हूँ Z। ये बेसिकली यहाँ पे DC क्या था, इसको हमने DZ भी कह दिया था, याद है? DZ इसको हमने लिख दिया था क्या, A माइनस वाई, तो यहाँ मैं DZ लिख दूँ मल्टीप्लाई बाय X1। ठीक है, तो ये मेरा आ गया DW1। तो इसी तरह से DW2 भी यही था, DW2 इज इक्वल टू DZ इंटू X, ये क्या था, हाँ जी DW2 क्या कंप्यूट किया था, X2। ठीक है, और DZ दैट्स इट। ठीक है, तो इन्हीं कैलकुलेशन को, ये कंप्यूटेशन ग्राफ के कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए हमने कंप्यूटेशन की। इसके बाद हमने कहा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को यूज़ कर लें इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑप्टिमल पैरामीटर। तो उसकी फार्मूलेशन के अंदर आपने जस्ट ये लिखा W, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट W1 के बारे में लिखता हूँ, W1 इज इक्वल टू W1 माइनस एल्फा इंटू DW1 या W1 माइनस एल्फा, हाँ जी इसे मैं लिखता हूँ DZ इंटू X1। इसी तरह से B के बारे में भी, इसी तरह W2 के बारे में भी। हाँ ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये तो हमने सारी कैलकुलेशन की थी। तो ये जो भी मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग बताया था। तो अभी हम देखते हैं कि अगर मैं ये कैलकुलेशन, बड़ी तवज्जो से प्लीज सुनिएगा इस बात को, मैं M ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग करना चाहूँ तो वो फिर इसके अंदर क्या चेंज आएगी? जी शाबाश बता सकते हैं आप? जी ये कैलकुलेशन के अंदर क्या चेंज आएगी? जी देखें जी, पहले तो मैं हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के बारे में ये कंप्यूट करूंगा ना, मतलब मैं पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल, कोई ट्रेनिंग एग्जाम्पल, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है, हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या कंप्यूट करूंगा, Z। हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग ZI कंप्यूट होगा, और हर ZI के करस्पॉन्डिंग आप AI कंप्यूट करेंगे। हाँ जी ठीक है, उसके बाद ये लॉस हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग होगा। इसे मैं लिख देता हूँ, चेंज कर देता हूँ कि ये प्रेडिक्शन किसी एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग होगी, और उसका लॉस आपने उसी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग जो लेबल है उसके साथ देखना है। तो इस फार्मूलेशन के अंदर जस्ट I को लिख लें आप, दैट्स इट। सही है, तो ये क्या किया हमने, बड़ी तवज्जो से प्लीज बात को देखिएगा। ये लिखा है एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन हमें क्या करना है, हमें M ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग
लॉस कंप्यूट करना है। लॉस क्या होता है, हम ट्रेनिंग एग्जांपल का लॉस क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम, कॉस्ट। ठीक है शाबाश, वो क्या होगी जी, ये तो लॉस है ना, तो कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट मैं लिखना चाहूँ जी W, B इज इक्वल टू जी, ये सारा कुछ ऐसे ही है ना, यानी कि हर ट्रेनिंग एग्जांपल का लॉस को आप क्या करें, ऐड करते जाएं। ठीक है, तो समेशन I इज इक्वल टू 1 to M लॉस ऑफ AI माइनस YI, सही है, ऐसे है ना हर ट्रेनिंग एग्जांपल का लॉस, यानी कि बेसिकली यही फार्मूला, इसके साथ समेशन डाल दें, इट्स फाइन। ठीक है, और हमने मीन हम कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या करें, इसे 1/m से डिवाइड करें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मीन लॉस विच इज इक्वल टू बेसिकली कॉस्ट। हाँ, ये बात समझ आई। अच्छा, इसी तरह से बड़ी, तो जैसे आखिरी मैं बात कहने लगूँ इस हवाले से, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखें, अभी मैंने जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के अंदर ना, यहाँ एक ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग जो DW रखा है, बेसिकली आपको मतलब ये आपने लिखा है, ये बेसिकली एक ट्रेनिंग एग्जांपल कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या लिखा, पार्शल L ओवर पार्शल W1, ये लिखा है ना। लेकिन हमें क्या करना है जी, हमें M ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट आती है उसका ग्रेडियंट कंप्यूट करना है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर, W1 है, W2 है, W3 है। क्या मतलब, अब जरा देखिएगा, इसका डेरिवेटिव पार्शल J ओवर पार्शल W1, यानी कि इसके सारे पैरामीटर ना, W1, W2, W3 जितने भी हैं पैरामीटर, जितने आपके X हैं उतने ही आपके पैरामीटर होंगे, यानी कि जितने आपके नंबर ऑफ फीचर्स हैं उतने आपके W's हैं, और प्लस B। ठीक है, तो आपने सभी पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेडियंट कंप्यूट करना है। तो ये क्या होगा, हाँ जी, क्या फार्मूले के अंदर क्या चेंज आएगी, शब्द बताएंगे। 1/m, ये कांस्टेंट ऐसा जैसे ही, समेशन पे भी ग्रेडियंट का या डेरिवेटिव का कोई इंपैक्ट नहीं होता, ऐसा जैसे ही। तो डेरिवेटिव बेसिकली किसका लेना है आपने, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू W। इसका क्या मतलब है, देखें कोई भी W, मतलब W1 है तो यहाँ पे W1 लिख देता हूँ जी, ये बात समझ आई है। इसका क्या मतलब है कि जो अभी तक आप ग्रेडियंट पहले कंप्यूट करते रहे हैं, जो आप ग्रेडियंट यहाँ पे कंप्यूट करते रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे किया भी है, वो सच ऐसे ही रहेगा। मतलब ये W1 जैसे है, ठीक है ना, यही बनता है ना। ये क्या है बेसिकली, देखें जरा, ये क्या है, 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 to M, ये क्या है, इसे मैं लिख दूँ DW1 लिखा ना हमने, ये ऐसे ही, ठीक है जी। और यहाँ मैं I डाल देता हूँ ताकि ये जहन में रहे कि सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आप ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं वो। तो अब देखें ये हो क्या रहा है जी, शाबाश, बड़ी तवज्जो से। ये अब क्या है, इसको मैं कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कह दूँ DW1, ठीक है, ये DW1I, ये DW1 मतलब सभी का समेशन। यानी कि यहाँ से क्या मतलब, हमें क्या नजर आया यहाँ पे कि आपने सिंपल क्या करना है, उसी तरह से आपने ग्रेडियंट कंप्यूट करना है जैसे अभी आपने किया है। जस्ट आपने करना क्या है, आपने सभी का सम करना है। देखें जरा, क्या करना है, आपने सम करना है और उसके बाद एंड पे आपने 1/m से डिवाइड करना, जस्ट मीन फाइंड करना और कुछ नहीं। यानी कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे थे ना एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग, वही करनी है सारा कुछ। लेकिन अभी आपने क्या करना है, हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने डेरिवेटिव कंप्यूट किया, वही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W1, W2, W3 जो भी पैरामीटर है वो ऐसे ही, लेकिन आपने क्या करना है, समेशन करते जाना है। और एंड पे जब समेशन कर लें उसके बाद क्या करेंगे, आप M पे डिवाइड करें। शायद अभी आपको मेरी सारी बातें बड़ी मुश्किल सी लग रही हूँ। अभी मैं ना ये जो कुछ भी हमने किया ना, मैं उसका सूडो कोड, एक एल्गोरिथम लिख देता हूँ सूडो कोड फॉर्म के अंदर ना, ताकि चीज़ें कंक्रीट हो जाए, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपने ये रखनी है कि कैसे हम ये सारी कैलकुलेशन, ये तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुश्किल पेश आ रही। जस्ट आपने ये चीज़ एक ज़हन में रखनी है कि कॉस्ट को भी हमने क्या करना है, सम करना है, यानी कि हर लॉस को सम करना है। और इसी तरह से हमने ग्रेडियंट को भी, डेरिवेटिव को भी हमने क्या करना है, सम करना है, ठीक है। ये बात ज़हन में रखना है। अच्छा जी, अब मैं ना एल्गोरिथम लिखने लगा। हाँ जी, कोई सवाल है, कोई सवाल? अच्छा जी,
ये जो कॉस्ट, ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर क्या आ रहा है, देखिए जरा, जिसके अंदर क्या आ रहा है, लॉस का सम आ रहा है, ऐसे ही है ना। ये ऐसा वेरिएबल जो लूप के अंदर ना हर वैल्यू को ऐड करता जा रहा है और उसके अंदर हम सम डाल दें। तो ऐसे वेरिएबल को स्टार्ट, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर किसी भी चीज़ का सम आता जाए, तो ऐसे वेरिएबल को हम लूप के अंदर लिखने से पहले, यानी कि कोई ऐड वाली स्टेटमेंट लिखने से पहले उसे स्टार्ट किससे करवाते हैं, 0 से। शाबाश। इसका मतलब हर वो वेरिएबल जिसके अंदर सम आएगा उसको मैं 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ। एक तो कॉस्ट है, उसे मैं लिख देता हूँ ये 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ। अच्छा, इसी तरह से ना W, अच्छा अभी हम दो पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम, प्लीज ध्यान में रखिएगा। बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसके अंदर जो हमारी ट्रेनिंग एग्जांपल है उसके अंदर नंबर ऑफ फीचर जो है वो 2 है, ठीक है। इसका मतलब है जो पैरामीटर है हमने कितने फाइंड करने हैं, 3, W1, W2 एंड B। अच्छा, अभी आपने देखा W1 है या W2 है या इवन B है, तो अगेन इनके अंदर भी क्या आएगा, सम आएगा। तो इसका मतलब मैं इसको भी मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ DW1 फॉर इंस्टेंस, इसको मैं कहता हूँ 0 से इनिशियलाइज करवा दें। इसी तरह से DW2 इसको भी 0 से और DB इसको भी 0 से, ठीक है। अच्छा जी, लूप लगा लेते हैं यहाँ से हम, फॉर I इज इक्वल टू 1 to M, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या कंप्यूट करना है, VI विच इज इक्वल टू W ट्रांसपोज XI प्लस B, ठीक है जी। यही हो रहा था ना फॉरवर्ड पास के अंदर, ये फॉरवर्ड पास की भी बात कर रहा हूँ। उसके बाद AI विच इज सिग्मा ऑफ ZI 1/1 प्लस E की माइनस Z ऑफ I, फॉरवर्ड पास, ठीक है। ये प्रेडिक्शन हो गई। उसके बाद क्या कंप्यूट करना है जी, शाबाश, लॉस, ऐसे ही है ना। और लॉस को हम हर लॉस को ऐड करते जाएंगे किस वेरिएबल के अंदर, J के अंदर, वो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, हमारा कॉस्ट बन जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे J प्लस, देखें जरा, हाँ जी, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी YI लॉग AI प्लस जी 1 माइनस YI लॉग ऑफ 1 माइनस A ऑफ I, ठीक है, इज इक्वल टू J, ठीक है। ये बेसिकली प्लस है, ये प्लस है, ये इस फार्मूले की वजह से माइनस है। चलें लगा कर लें, हाँ जी, एग्री, ठीक है। ये इसके अंदर आ गई कास्ट। अब यहां तक समझे ये सारा कुछ है फॉरवर्ड पास से बिलोंग कर रहा। उसके बाद क्या करना था हमने, बैकवर्ड पास, ठीक है। बैकवर्ड पास के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी, मतलब हमने बेसिकली बैकवर्ड पास के अंदर अपने पैरामीटर का डेरिवेटिव के कॉन्टेक्स्ट में से जस्ट टर्म को कंसिडर करना है, बाकी DA को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन DZ को, हाँ, वो चूंकि DW के अंदर कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो उस वजह से उसे हम कंसिडर कर लेते हैं। क्या मतलब, DZ। अब बैकवर्ड पास की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर DA कंप्यूट किया, उसके बाद आपने DZ कंप्यूट किया, तो DZ को मैं लिख लेता हूँ, DZI इज इक्वल टू जी, वो क्या था, A माइनस YI, हाँ जी, एग्री। अच्छा, इसके बाद जी उसके बाद हम W, पैरामीटर कितने हैं, 2, W1 इज इक्वल टू, हाँ ये क्या आएगा, W1 प्लस DZ मल्टीप्लाई बाय XI1, सही है जी। DW2 क्या आएगा, DW2 प्लस DZ मल्टीप्लाई बाय X2 ऑफ I। इसी तरह से DB इज इक्वल टू DB प्लस, हाँ जी, DZ ऑफ I, हाँ जी, एग्री। ये सारा कुछ दिस बिलोंग टू अ फॉरवर्ड प्रोपेगेशन या फॉरवर्ड पास दी स्टेटमेंट।
और ये वाली स्टेटमेंट बिलोंग करती हैं बैकवर्ड पास से या बैकवर्ड प्रोपेगेशन से, सही है। और ये देखें ज़रा, ये लूप चलती रहेगी जब तक सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल को आप प्रोसेस नहीं कर लें। सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग आपने कॉस्ट कंप्यूट कर ली, सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग आपने DC, DW1, DW2 और B को कंप्यूट कर लिया, सही है। अब मैं जैसे इस लूप से बाहर आऊँगा, अब देखिए इस लूप से मैं बाहर आऊँ, इस लूप से बाहर आना ज़रा इंडेंटेशन से ही मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, पाइथन के कोड के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा अब देखें ज़रा, यहाँ मैं आऊँ तो ये क्या मुझे करना है जी, शाबाश, ये मैंने सम फाइंड कर लिया, हुआ सम फाइंड कर लिया। क्या कंप्यूट करना है असल में हमने? मीन। इसका मतलब क्या है, लूप से बाहर आए, J को डिवाइड कर दें किसके साथ, M के साथ। इसी तरह से DW1 को डिवाइड कर दें और ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है जी, शाबाश जी, शाबाश। ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करके हमने क्या करना है, वेट्स को अपडेट करना है। ये दरवाजा ओपन करने का, तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, अच्छा उसकी लूप है बेसिक, उसकी भी लूप है। उसकी लूप क्या है, रिपीट अनटिल कन्वर्जेंस। अच्छा मैं अभी वो नहीं लिखने लगा, वो रिपीट वाला कोड की मैं बात थोड़ी देर बाद करूंगा। अभी मैं जस्ट वो एक स्टेटमेंट लिखूँ, यानी कि जस्ट ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को हम एक दफा चलाएं तो वो क्या होगा, W1 इज इक्वल टू W1 माइनस अल्फा DW1, और इसी तरह से हाँ जी, बात समझ आई? हाँ जी, बात समझ आ रही है? हाँ जी, कोई सवाल इस हवाले से? कोई सवाल इस हवाले से? ठीक है, सभी को नजर भी आ रहा होगा हो तो। अच्छा इसी तरह से आप देखें जरा, ये मैंने कहा ये मेरी लूप जो देखें जरा, ग्रेडियंट डिसेंट के एल्गोरिथम के बारे में हमेशा हमने कहा रिपीट अनटिल कन्वर्जन। अब वो कहाँ पे हमें लगानी है, वो रिपीट, वो डू वाइल लूप, यानी कि इसका डू कहाँ लगाना है, इसका डू, ये लूप के अंदर लिखते थे ना हमेशा। हाँ जी, कहाँ लगाएंगे शाबाश बताएंगे, कहाँ लगाएंगे ये, इस कोड के अंदर कहाँ लगाएंगे? क्या सिर्फ यहीं लगा देंगे या इस कोड को कंसिडर करते हुए लगाएंगे? जी शाबाश बताएं, हाथ खड़ा करें, स्पेशल मार्क्स। चलें जी अब्दुल, शाबाश, वेरी, कहाँ करके चलें, ये भी बता दें। इस लूप के बाहर, यानी कि यहाँ पे, यहाँ कहीं आपको लिखना पड़ेगा रिपीट, या डू मैं लिख देता हूँ, डू यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, वाइल या अनटिल लिख दूँ, अनटिल कन्वर्ज, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? यानी हो सकता है ये वाली लूप, वो जो नंबर ऑफ आइट्रेशन रखते थे हम ना, कितनी दफ़ा चलना है, यानी कि नंबर ऑफ इपॉक्स कितनी दफ़ा होने चाहिए, 100 रखें 200 रखें, 100 आना, तो ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो ये जनाब असल में फॉरवर्ड पास, हमारे शैलो नेटवर्क का ये फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास की कंप्यूटेशन है। उसके बाद हमने कैसे ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करके जो वेट्स हैं कैसे हम कंप्यूट करते हैं, ठीक है जी। तो ये पूरा एल्गोरिथम है, तो ये एल्गोरिथम आपके जहन में प्लीज़ फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा इस एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये एल्गोरिथम है कैसा, क्या ये एफिशिएंट है कि एफिशिएंट नहीं है? अब ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, कोई सवाल है तो पहले कर लें, कोई सवाल? अब्दुल्ला, हाँ 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 हाँ, देखिए ना, ये मैं पैरामीटर उस वक्त तक फाइंड नहीं कर सकता जब तक मेरे पास जी ना हो। तो जी कंप्यूट करूंगा, इसका मतलब बैकवर्ड पास करना, तो डी जी कैसे कंप्यूट करूंगा? इससे पहले जरूरी है मेरे पास डी ए हो,
ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे मैं फॉरवर्ड पास के लिए लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा था अपने ग्राफ के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह से बैकवर्ड पास के लिए भी जरूरी है मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हूं और एक एक नोड को, जो भी दरमियान में नोड आ रहा है, सभी को कंसिडर करूंगा तो ही मैं ये DW1 और DW2 कंप्यूट कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता, डायरेक्टली नहीं कर सकता। ठीक है जी अब्दुल्ला। हाँ लॉस में देखें जी, ये प्रॉब्लम पहले ही कह दो, हम क्या कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम ना। तो क्लासिफिकेशन के अंदर जो हम लॉस फंक्शन कंसीडर करते हैं वो क्या है हमारा, क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, तो जब इसको कंपैरिजन भी किया था हमने, क्या क्या फ़ायदा है इसका एज़ कम्पेयर टू मीन स्क्वायर एरर, तो इसको जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी, हाँ जी चलें जी। अब जी इस तरह एल्गोरिथम की ना वीकनेसेस की बात कर लेते हैं, इसके पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं। देखें जी, अगेन पुरानी बात मैं करने लगा हूँ। एक पहले लेक्चर के अंदर ही ना मैंने एक डायग्राम बनाई थी और मैंने कहा था 100 नंबर की डायग्राम, मैं दोबारा से बनाने लगा। डाटा सेट गिवन है आपके पास और आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी और उसके बाद फिर आपने डिसाइड कर दिया मुझे कौन सा मॉडल जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या की, ट्रेनिंग की। ठीक है, ट्रेनिंग करने के बाद आपके पास कुछ पैरामीटर आ गए, जैसे आपने देखा क्या आपने कुछ एवेल्यूएशन के लिए कुछ पैरामीटर, बायस क्या हाई बायस है, ठीक है, क्या हाई वेरिएंस है कि नहीं है। ठीक है, इसी तरह से लर्निंग कर को भी आपने उसका भी एनालिसिस किया। ठीक है, जिसकी बुनियाद पर आपने देखा जो अल्फ़ा की वैल्यू सही है कि नहीं। मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन जस्ट मैं कुछ हाईलाइट किया। इन चीज़ों को आपने फिर एवेल्यूएट किया और एवेल्यूएट करने के बाद आपने फिर डाटा सेट को बढ़ाने की ज़रूरत है तो बढ़ाया, मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत है तो मॉडल को चेंज किया। तो ये वाली मैंने बात की थी, ये वाली इस वाली ट्रेनिंग लूप से आपको बार बार गुजरना पड़ रहा होता है। यानी कि जितने भी लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम है उनके अंदर आपको इस वाली ट्रेनिंग लूप से हमेशा ही गुजरना पड़ता है। हाँ, ये बात समझ आ रही है। चलें जी, अब दोबारा से इस एल्गोरिथम की तरफ आएँ। देखें जी, डीप लर्निंग एल्गोरिथम जो होते हैं इनके बारे में एक और टर्म मैंने स्टार्ट में बोली थी, ये एल्गोरिथम है डाटा हंग्री। ठीक है, क्या मतलब, आपको हमेशा बहुत ज़्यादा जो डाटा है वो रिक्वायर होता है इन ऑर्डर टू मेक अ जर्नलाइज एल्गोरिथम, इन ऑर्डर टू मेक अ वेरी जर्नलाइज मॉडल। अगर आप चाहते हैं ना बड़ा जर्नलाइज मॉडल आए, जर्नलाइज मॉडल से मुराद क्या कि टेस्टिंग डाटा सेट में भी अच्छे रिजल्ट दे, तो उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि आपके डाटा सेट का साइज़ जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब बड़ी तो जैसे आप दोबारा से इस लूप पे आए, शाबाश। अगर डाटा सेट बहुत बड़ा है तो इसका क्या मतलब है, फर्ज किया मैं कहता हूँ मिलियन में अंदर है, ठीक है, 1 मिलियन है, इसका क्या मतलब है, इस लूप ने 1 मिलियन टाइम चलना है। मजे की बात, बड़ी गौर से देखिएगा, मुझे शाबाश बताएं टोटल लूप्स कितनी है इस कोड के अंदर, कितनी नजर आ रही हैं आपको, 2। गौर से देखें जरा, गौर से देखें, नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं हमारे, अभी कितने हैं। तो जनरली पैरामीटर जो हैं वो 2 नहीं होते। जैसे मैं अभी हम लास्ट टाइम न्यूरल नेटवर्क की इंट्यूशन के हवाले से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, अगर मैं कहूँ इमेज है, मेरा इमेज इनपुट है, तो उसकी हर पिक्सल ही बेसिकली क्या है, फीचर है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा फीचर होंगे मेरे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 स्टेटमेंट है ये 2 स्टेटमेंट बेसिकली मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखूंगा, लूप लिख दूंगा। समझ आ रही बात। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूं कि ये 2 स्टेटमेंट लिखी, इसकी जगह पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इसकी जगह पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा और लूप लगा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जे इन रेंज और मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ फीचर्स n। ठीक है, n फीचर है मेरे, ठीक है, जितना इमेज का साइज है 50 बाई 50 का है तो 2, ठीक है, 2500, इतने नंबर ऑफ फीचर्स। तो ये लूप क्या चलेगी जी, DW1
मैं इसे जे कह देता हूँ, इज इक्वल टू डी जे प्लस, हाँ जी, डी जी, ये मैं आई कह देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय, देखें ज़रा, एक्स जे। तो ये एक बेसिकली लूप है जो यहाँ पे चल रहा है। हाँ जी, बात समझ आ रही? तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 लूप्स हैं। तो फिर क्या ख्याल है, 1 मिलियन का डाटा सेट है और उसके अंदर फिर एक और लूप आ रही है। तो ये जनाब, और अगली मजे की बात, ये 3 लूप्स मैं कोड के अंदर दिखा रहा हूं और इस एल्गोरिथम की भी लूप एक बाहर लिखी हुई है आपने कि इसमें से कई दफा चलना है, हमें नहीं पता कितनी दफा चलना है, हर हाइपर पैरामीटर के लिए इस लूप में से हमें गुजरना है कि अल्फा सेलेक्ट करना है। तो आप तो फिर ट्रेनिंग कर बैठे। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है, जो हमारे इख्तियार में है उसे हम एफिशिएंट बनाएं। हमारे इख्तियार में ये वाली लूप नहीं है, और इवन शायद ये वाली लूप भी, इसको भी हम निकाल देते हैं, कन्वर्जेंस वाली भी, ठीक है, इसको भी अगेन दिस बिलोंग टू हाइपर पैरामीटर, कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन के लिए मुझे चलाना होगा, ठीक है, समटाइम ज़्यादा समटाइम कम। लेकिन इसके दरमियान ये जो 2 लूप्स हैं ना, ये हमारे इख्तियार में है किसी तरह से, इनको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इस वाले कोड को कर सकते हैं। यानी कि यहाँ ये जो लूप वाला कोड है नॉन वेक्टराइज कोड है, ये जो नॉन वेक्टराइज कोड है इसे मैं किसी तरह से वेक्टराइज बना सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे करके आप जरा हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें जरा जी, अब कैसे होगा ये, शायद पहले थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस की थी हमने, आज थोड़ा सा दोबारा उनको देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ ना। मैं वेक्टराइजेशन और नॉन वेक्टराइजेशन कोड को कंपैरिजन करने लगा हूँ। पहले हम देख लेते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, फिर हम देख लेंगे मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और फिर कुछ फंक्शन जो हमें पाइथन ने प्रोवाइड किए हैं, और अगर हम उनको यूज़ कर लें तो अगेन वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन है, तो देन हमारा कोड जो है ना बड़ा एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ी सी ब्रॉडकास्टिंग का मैंने पेपर के अंदर 1-2 सवाल पूछे, तो उसमें बच्चों को इशू लगा, उसको मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा दोबारा से, ठीक है। तो अगेन सारा कुछ ये, और इस कोड को एट द एंड हम मॉडिफाई कर रहे हैं, इस कोड को हम वेक्टराइज लिख लेंगे। अच्छा जी, अब जरा हम डिस्कस करते हैं एक वेक्टर की। मेरे पास एक वेक्टर है, उसे मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। वेक्टर देखें जी, मेरे पास फॉर इंस्टेंस 2 वेक्टर हैं, एक है x और एक है w, और मैं ये z कंप्यूट करना चाहता हूँ। क्या मतलब, w ट्रांसपोज x प्लस p, ये मैं कंप्यूट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, शाबाश। लूप के साथ कैसे होगा, यानी कि नॉन वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या होगी जी। यकीनन मैं यहाँ कुछ फॉर लूप लिखूंगा, i इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, या n, और उस लूप के अंदर क्या लिखूंगा, z इज इक्वल टू z प्लस, हाँ जी, देखा ना, ये कोड ऐसे करके है बेसिकली, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस b, यानी कि इसकी हर एंट्री को इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ क्या करें आप, मल्टीप्लाई करें, और फिर अगली एंट्री को उसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उस अगली एंट्री को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर इनको सम करते जाए। तो यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए जरा, मैं कहूँ xi, ठीक है, xi मल्टीप्लाई बाय wi, और जो भी इसका प्रोडक्ट है उससे मैं एक वेरिएबल z जिसे स्टार्ट पे 0 से इनिशियलाइज कर लिया, तो ये इसके अंदर क्या आ जाएगा, बेसिकली इसका सम आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ कोड होगा ना, आज बात समझ आ रही है कि नहीं, यकीनन ऐसा ही कोड होगा। अच्छा, ये है वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं नॉन वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन, लूप वाला कोड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं कहूँ, अगर कोई मैं वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन लिखना चाह रहा हूँ जी, तो वो क्या होगी जी, क्या होगी जी साहब, आपने जस्ट ये लिखना है, np
डॉट पाइथन का numpy जो पैकेज है, लाइब्रेरी है, वो हमें बड़े सारे बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती है। अगर आप उन्हें यूज़ करें, जैसे डॉट है, डॉट इसे दे दें x और जी इसे लिखें, इसे हाँ जी इसे w वेक्टर, इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना है तो दोनों की डायमेंशन कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x, और ये हमें क्या दे देगा। ये बात शायद पहले जिक्र किया है कि नहीं किया। अब देखें, ये जो पाइथन की जो डिफरेंट फंक्शन है ना, जैसे डॉट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें, एक कोड आपने ये लिखा पाइथन का कोड फॉर इंस्टेंस, एक ये लिखा, जब पाइथन का ट्रांसलेटर इस वाले कोड को के कॉरस्पॉन्डिंग मशीन कोड जनरेट करेगा ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा जिनको नाम दिया था, शायद पहले डिस्कस किया कि नहीं, सिंगल इंस्ट्रक्शन विद मल्टीपल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, इन इंस्ट्रक्शन के अंदर इसे ट्रांसलेट कर देता है। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली सपोर्ट करती हैं पैरेलल कंप्यूटेशन को, तो जिससे अल्टीमेटली क्या फायदा होता है, कोड आपका एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपने ये कोड लिखा, ये एक स्टेटमेंट देखें जरा, दो फायदे हो रहे हैं, एक तो कोड छोटा हो रहा है, ठीक है, लिखना आपको शॉर्ट है, दूसरा ये एफिशिएंट भी है। एफिशिएंट किस वजह से हुआ कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मशीन कोड ट्रांसलेट किया ना ट्रांसलेटर ने, पाइथन के ट्रांसलेटर ने, उसके कोरस्पॉन्डिंग ऐसी इंस्ट्रक्शन उसने लिखी जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करती थी। चाहे वो कोड आप जीपीयू पे रन करें, चाहे आप सीपीयू पे रन करें, दोनों पे रन करने से वो कोड जो है आपका तेजी से एग्जीक्यूट होगा। इसके हवाले से शायद आपको याद हो कि ना याद हो, अगेन थोड़ा सा मैं रीकैप कर देता हूँ एक चीज़। हाँ जी, एक चीज़ मैं रीकैप करने लगा हूँ इस हवाले से। देखिए, एक कोड हमने लिखा था, कुछ शायद मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाया था कि आप ना यही कोड समझे। मेरे पास ना वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर है डॉट रेंट, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से मैं उसकी वैल्यू लेता हूँ और उसका साइज है, फर्ज किया मैं कहता हूँ 1 मिलियन है। एक और वेक्टर लेता हूँ, इसका साइज भी 1 मिलियन है, ठीक है। रैंक 1, अगेन रैंक 1, दोनों ही रैंक 1 के वेक्टर है। अच्छा, अब मैं इनको ना मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं कहूँ लूप लगा के करूँ या पहले लूप लगा के कर लेते हैं। हाँ जी, कैसे होगा, मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर इंस्टेंस सी वेरिएबल है जिसके अंदर इसका प्रोडक्ट का सम आएगा, ठीक है। तो क्या लिखूँगा जी, सी इज इक्वल टू सी प्लस, जैसे भी थोड़ी देर पहले ये प्रोडक्ट लिया हमने, डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया, ए आई मल्टीप्लाई बाय ए आई, और ये लूप के अंदर लिख दें आप, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to m अप टू इसका जो साइज है, ठीक है। और इस कोड को ना, ये आई को मैं सी को 0 ले लेता हूँ ऊपर, और इस वाले कोड को ना टाइम नोट कर लें। ये मैं कहता हूँ टी फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, और इस लूप से बाहर आने के बाद मैं दोबारा टाइम नोट करता हूँ। मैं कहता हूँ टाइम एंड इज इक्वल टू टाइम माइनस टाइम डॉट टाइम, ठीक है। अगेन ये एक पैकेज है, उसका एक फंक्शन है पाइथन का जिसे मैंने यूज़ किया। इसे टाइम को इंपोर्ट कर लें ऊपर, जैसे numpy को इंपोर्ट आपने किया। अच्छा जी, अब इस लूप से, ये लूप का कोड, ये लूप में स्टार्ट जाने से पहले आपने टाइम नोट किया, लूप से बाहर आने के बाद टाइम नोट किया, और आप ना सी की वैल्यू को प्रिंट करा लें, और प्रिंट सी के सम क्या आया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या आया इनका, और प्लस से एक और काम करें आप, प्रिंट, हाँ जी,
ये मैं टाइम नोट प्रिंट करवाना चाहूँ जी, कैसे करूँगा? टाइम एंड माइनस टाइम स्टार्ट, ये सेकंड के अंदर आता है तो मैं इसे ना मिली सेकंड के अंदर लेना चाह रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, इसे मैं प्रिंट कराऊँ। अच्छा, इसी तरह से इसके कॉरस्पॉन्डिंग, बड़ी तवज्जो से प्लीज़ ये बात सुनिए आप, मैं ये जो लूप लगाई है ना, ये दो जो स्टेटमेंट लिखी हैं, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ C इज इक्वल टू NP डॉट A कामा B। यहां मैंने लिखी है नॉन वेक्टराइज इंप्लीमेंटेशन, यहां मैंने लिखी है वेक्टराइज इंप्लीमेंटेशन। इसका अगर आप टाइम नोट करेंगे, जो कि मैंने कल किया, जो कि 250 मिलीसेकंड और ये था 32 मिलीसेकंड। दोनों केसेस के अंदर C बिल्कुल सेम आ रहा है। देखें शाबाश, कितना फ़र्क है, यानी कि यहाँ से ये नज़र आया, यानी कि आप इस कोड को रन करके भी देख सकते हैं अपने सिस्टम, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आए, फ़र्क आएगा, यकीन फ़र्क आएगा। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आपने ओपन की हुई है तो देन ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर कम है तो कम टाइम लगेगा। तो ये देखा यहाँ पे कि ये वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड ये 8 गुना ज़्यादा टाइम लेता है तकरीबन। क्या मतलब? फर्ज किया, देखें ये वाला कोड है जिसके अंदर आपने फॉर लूप लगाई हुई है। अब मैं कहता हूँ 8 गुना ज़्यादा टाइम लेता है। क्या मतलब? फर्ज किया, ये कहता हूँ मैं 8 दिन के अंदर इसने आपको रिजल्ट दिया, और दूसरा कोड जिसके अंदर आपने numpy के डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किए हैं जो कि वेक्टराइज इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट करते हैं, तो देन ये कोड कितने टाइम में रन होगा? यकीनन 1 दिन के अंदर। आप देखें 1 दिन बाद ही आपके पास रिजल्ट आ गए, और देन वो जो लूप अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई है, जो कि ट्रेनिंग लूप है, जिसके अंदर आपने डिफरेंट चीज़ों के बारे में सिलेक्शन आपने करनी है बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो अगेन उस वाली लूप में से आप जल्दी गुजरेंगे एज कम्पेयर टू ये वाली लूप जिसका रिजल्ट आपको 8 दिन बाद मिलता है। यानी कि हर कोई भी आपने हाइपर पैरामीटर फिक्स किया और आपने ट्रेनिंग एल्गोरिथम को रन किया और उसका रिजल्ट आपके पास 8 दिन बाद आया, अब वो एल्गोरिथम कैसा होगा? जी शाबाश, यकीनन को बहुत अच्छा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर हमेशा मुझे कोशिश करनी है कि जो मैं कोड लिखूं वो क्या लिखूं? वो एफिशिएंट लिखूं। वो वेक्टराइज लिखूंगा तो एफिशिएंट होगा, नॉन वेक्टराइज लिखूंगा तो एफिशिएंट नहीं होगा। हाँ, ये बात समझ आई है? ठीक है, तो प्लीज इस बात को नहीं। अच्छा, अभी हम इसको मॉडिफाई करते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं, मैं अगर अभी मैंने आपको दिखाया वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वाला कोड, कैसे आप लूप के साथ लिखते हैं और कैसे आप लूप के बगैर लिखते हैं। अब मैं चाहूंगा मैं आपको वेक्टर और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताऊं कि उसका कोड हम वेक्टराइज और नॉन वेक्टराइज कैसे लिख सकते हैं। जी, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट किया मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने इसे किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये मेरी ए मैट्रिक्स है और ये मेरी वी मैट्रिक्स है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ और इसका रिजल्ट क्या आएगा? यानी कि ये है 3/1 और ये है 3/3 3/1, तो आंसर क्या आएगा इसका? जी 3/1। अगर मैं इसकी नॉन वेक्टराइज इंप्लीमेंटेशन लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जी अगेन, हाँ जी, कितनी लूप लगानी पड़ेंगी? 2। ऐसे ही है ना, फॉर इंस्टेंस ऐसे कुछ आप लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 2, फर्ज किया मैं कहता हूँ 3 लिख लेते हैं, 3 मीन रो, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं। अच्छा, दूसरी लूप लगाएंगे आप जिसके अंदर j इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, सही है। और उसके अंदर आप कुछ यकीनन ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे, i मल्टीप्लाई बाय v ऑफ j, और फर्ज किया मैं कहता हूँ सम जो है u के अंदर सेव करते हैं, u ऑफ i इक्वल टू u i। ठीक है, तो तकरीबन ऐसा ही कोड। हाँ जी, ठीक है, तो ये लूप चलती रहेगी जी, पहली दफ़ा चलेगी तो क्या मतलब, ये वाली रो
इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही है ना, और उसका एक सम आएगा, तो वो जो सम है उसे आप, ये मैं फर्ज किया, मैं कहता हूँ ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आएगा, एक UI की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरी रो के लिए आप यानी कि इस वाली रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर इसी तरह से तीसरे रो के, ठीक है। तो ये है वेक्टर नॉन वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन। हाँ जी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी जी शाबाश? सिंपल आप लिखेंगे क्या, NP डॉट जी x या क्या है A दैट्स इट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगेन एफिशिएंट कोड छोटा, और इसी के अलावा लिखा हुआ कोड जो है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल प्रोसेसिंग होगी और जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से ना कुछ स्पेशल फंक्शन भी हैं जिनको आपने यूज़ करना है। जैसे मैं कहूँ, बड़ी तवज्जो से प्लीज़ देखिएगा, इस तरह की चीज़ों की काफ़ी हमें इस तरह के फंक्शन की यूज़ करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा एक वेक्टर है, वेक्टर है x, ठीक है, उसके अंदर है वैल्यू A1 A2 और A3। अब मैं चाहता हूं इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना अच्छा मैं नाम बदल देता हूं, ये x को हमेशा ही हमने फिक्स किया है ट्रेनिंग के साथ ना हो तो गड़बड़ ना हो, तो ये A है फर्ज, ठीक है। तो अब आप चाह रहे हैं इसकी हर एंट्री का ना एक्सपोनेंट वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड कर रहे हैं जी, कि मैं अगेन एक लूप लिखूंगा, ऐसे ही है, लूप लिखूंगा जो फर्ज किया ये 3 एंट्रियां i इक्वल टू 1 2 3। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर किसी फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब मैथ का एक मैथ का पैकेज है, उसके अंदर उसका एक फंक्शन है जिसका नाम है exp। उसे मैं यूज़ करके हर एंट्री जो है ना इसकी a की, उसकी हर एंट्री का मैं एक्सपोनेंट फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। और फर्ज किया मैं कहता हूँ फाइंड करने के बाद मेरे पास से नई मैट्रिक्स आ जाए, इसका नाम मैं फर्ज किया b रख सकता हूँ, bi के अंदर आ जाएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, नॉन वेक्टराइज। अगर आप चाहते हैं कि मैं जस्ट एक स्टेटमेंट लिखूँ और साथ भी हर एलिमेंट का एक्सपोनेंट फाइंड हो जाए, तो हो सकता है अगर आप numpy के exp फंक्शन को कॉल करते हैं। वो कैसे करके, आप जस्ट ये लिखेंगे, आप लिखेंगे np डॉट exp और इसे क्या पास करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसकी हर एंट्री का एक्सपोनेंट फाइंड करेगा। मतलब क्या करेगा, एक्सपोनेंट ऑफ a1, एक्सपोनेंट ऑफ a2 और एक्सपोनेंट ऑफ a3 ऑटोमेटिकली करके आपको देगा, और जो बेसिकली क्या है इक्वल टू b। इसी तरह यानी अगेन ये फंक्शन वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट, जस्ट आपने इसे वेक्टर दिया है तो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन ने क्या किया है, इस वेक्टर की हर एंट्री का एक्सपोनेंट फाइंड कर दिया। इसी तरह से और फंक्शन है np डॉट लॉग ऑफ a, ये क्या करेगा, हर एंट्री का लॉग फाइंड कर देगा। एब्सोल्यूट np डॉट एब्सोल्यूट फाइंड कर देगा। और मजे की बात, ये सिर्फ फंक्शन नहीं, बल्कि इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ फंक्शन नहीं स्पेशल, बल्कि ऑपरेटर भी ओवरलोडेड है। मतलब आप लिखे ना ऐसा कुछ, मतलब फर्ज किया मैं लिखता हूं a मल्टीप्लाई बाय 2, इसका क्या मतलब है, a की हर एंट्री का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये प्लस मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटर ओवरलोड है। अगर आप ये लिखे ना a डिवाइडेड बाय, या मैं लिखूं a 1 ओवर a, इसका क्या मतलब है, यानी कि डिवीजन वाला ऑपरेटर भी ओवरलोड है। ऐसा करने से क्या है, इसकी हर एंट्री a की हर एंट्री 1 ओवर a से डिवाइड हो रही है, ठीक है। यानी कि 1 ओवर a1, 1 ओवर a2, 1 ओवर a3 एंड सो ऑन।
हाँ जी, बात समझ आ रही। तो आपने इन वाली चीज़ों को यूज़ करना, सही है जी। तो अब मैंने वेक्टराइजेशन के बारे में जितनी मैं बात कर सकता हूँ वो मैंने की है। अब ज़रा हम इस सारे नॉलेज को यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं इस वाले कोड को इम्प्रूव करने की। जी शाबाश जी, कैसे होगा जी इम्प्रूव? ये मैं कैसे ख़त्म करूँगी? यकीनन मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करूँगा, एक वेक्टर बनाऊँगा, स्टेट के एक सिंगल स्केलर वैल्यू रखूँ, ठीक है। तो वेक्टर में इन दो स्टेटमेंट की जगह मैं एक वेक्टर स्टेटमेंट लिखूँ, वो क्या? np डॉट ज़ीरोज़ क्या साइज़ हो? n, अच्छा nx भी समटाइम मैं कह दूँ तो इसका मतलब न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में nx कहूँ या n कहूँ, दोनों का मतलब क्या है? इनपुट फीचर, ठीक है। कामा t1, इसे मैं कह देता हूँ dw, यानी कि इन स्टेटमेंट को करें क्रॉस और इसकी जगह पे आप ये लिख दें। सही है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाती है। और ये जो मैंने दो स्टेटमेंट लिखी हैं इसको भी करें क्या? क्रॉस, या ये लूप फॉर इंस्टेंस आपने लिखी है, इसे भी करें आप क्या? क्रॉस। इसकी जगह क्या लिखें? हाँ जी, dw इज इक्वल टू, हाँ जी इंटरेस्टिंग बात, ये क्या चीज़ है? दिस इज, हाँ जी ये वेक्टर है स्केलर है, ये बताएं जी साहब, ये वैल्यू क्या है? ये स्केलर वैल्यू है या वेक्टर वैल्यू है? ये बताएं जरा। दिस इज स्केलर वैल्यू, जस्ट एक ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रिडिक्शन हुई है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल लेबल की वैल्यू थी, उन दोनों का फर्क, दिस इज कॉल्ड अ डीजी। दिस इज स्केलर वैल्यू ना। स्केलर को मैंने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? करूंगा तो क्या होगा? उसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। दिस इज आइडिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, मैं थोड़ी देर तक दोबारा से ब्रॉडकास्टिंग को भी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। अभी हम आते हैं थोड़ी देर तक। अच्छा जी, अब क्या होगा यहाँ पे? इसका मतलब ये है, मैं ये लिख सकता हूँ x, अब देखें, हाँ जी, अब x क्या है? x इज माई इनपुट वेक्टर। देखें x हमारा क्या है? इनपुट वेक्टर, जिसके के अंदर क्या है? x1 x2, ये दो एंट्री पड़ी। ये मेरा इनपुट इस एल्गोरिथम को के अंदर m ट्रेनिंग एग्जांपल देनी ना। हर ट्रेनिंग एग्जांपल क्या है? बेसिकली हर ट्रेनिंग एग्जांपल ये है, ये हर ट्रेनिंग एग्जांपल ये है, जिसके अंदर दो ट्रेनिंग एग्जांपल्स, सही है। अब देखिए मैं करने क्या लगा हूं, मैं लिख दूं x मल्टीप्लाई बाय dz। क्या ख्याल है? हाँ जी, जी शाबाश। तो ये क्या है? ये इसका साइज क्या है? जरा देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो मैं अब करने लगा हूं, जिसे आपने भूलना बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है? वो है डायमेंशन जो है ना, प्लीज जरा देखिएगा। वेक्टराइज इंप्लीमेंटेशन के अंदर या न्यूरल नेटवर्क के अंदर, उसके अंदर फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आपने किस चीज़ का ख्याल करना है? डायमेंशंस का ख्याल करना, ठीक है। अब देखें इनपुट वेक्टर, इसकी डायमेंशन क्या है यहाँ पे जी? 2/1, ऐसे ही है ना, 2/1। अच्छा, इसी तरह से W मेरा जो वेक्टर है, W वेक्टर बताइएगा, W वेक्टर, हाँ जी, इसकी डायमेंशन क्या है? 2/1, ठीक है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही होगा ना। अच्छा जी, अब जरा ये जैसे अभी आपने मुझे बताया स्केलर वैल्यू है, ठीक है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं, जस्ट एक स्केलर वैल्यू है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आ गए। अब मैं कहता हूँ ये ऐसे इम्प्लीमेंटेशन ना करें, आप लूप के साथ ना करें, आप इसकी वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन करें। अब देखिए जरा, अब ये DW जो है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? बड़ी तवज्जो से प्लीज जी। DW से मुराद क्या? देखें DW से क्या मुराद है, जरा इसके साथ कंपैरिजन करें। DW से मुराद ये है कि आपने हर पैरामीटर का ग्रेडियंट कंप्यूट करना है। क्या मतलब? DW की डायमेंशन वही होगी जो आपके W की है, क्योंकि आपने इसका DW1 भी फाइंड करना है, DW2 भी फाइंड करना है। यहां D से क्या मुराद है कि इसके अंदर ये मेरा ऐसा वेक्टर होगा जिसके अंदर क्या चीजें हैं? दो चीजें हैं, एक है DW1 और दूसरा क्या है? DW2, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू DW1
डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W2। इसका मतलब क्या है? हमेशा प्लीज, ये मैं बड़ी फंडामेंटल बातें बता रहा हूं आपको, यानी कि आपने ये ध्यान रखना है जो डेरिवेटिव के बगैर जो डायमेंशन है ना, वो डेरिवेटिव के साथ भी वही डायमेंशन होगी। क्या मतलब? W का साइज है 2/1, तो DW का साइज भी क्या होगा? 2/1 हो। इस चीज को मेक श्योर करना है आपने हमेशा कोड के अंदर, तभी आपकी जो कंप्यूटेशन है सही होगी। ठीक है जी, बात समझ आई? अच्छा, अब जरा देखिए, इसका मतलब है कि ये मेरा, हाँ मुझे ये स्टेटमेंट लिखनी है, इसकी जगह पे इस लूप की जगह पे, या वो जो दो स्टेटमेंट लिखी उसकी जगह जस्ट ये लिखूंगा तो मेरे पास कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर नहीं मुतमईन तो फिर इसे मल्टीप्लाई कर लें आप। हाँ जी, ये क्या है? मेरी एक्स ट्रेडिंग एग्जाम्पल है x1i, देखें ये क्या है? x2i, और ये क्या है? dz। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, इसका क्या मतलब है? ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी, ये क्या बन जाएगी? dz और दिस इज इक्वल टू, इसे मैं क्या कह रहा हूँ? dw कह रहा हूँ। dw से मुराद क्या है? dw और dw1 और dw, यही वैल्यू है, यही हम कंप्यूट कर रहे थे ना यहाँ पर। ठीक है, तो अब सॉरी एक चीज मिस होगी, ये यहाँ मुझे क्या लिखना है? क्या लिखना है? प्लस के साथ, प्लस भी लिखना है। हाँ जी, ये समझ आ रही बात? तो मुझे इसको प्लस के साथ लिखना, स्टार्टिंग वैल्यू उनकी 0 है, इज इक्वल टू dw, ये स्टेटमेंट आएगी। हाँ जी, एग्री? यानी कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 0 है, ये 0 0, और यहाँ पे अभी हमने कंप्यूट कर लिया, ये dz x1 है, ये और इस तरह से dz x2 है, ये पूरा वेक्टर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 और 0 के अंदर ऐड होगा, तो वो जो हमारे वेक्टर फॉर्म के अंदर यही दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी, एग्री? कोई सवाल है तो कर लें। सॉरी, हाँ, इसकी डिमेंशन भी 2/1 है, सेम होगी तो एलिमेंट वाइज ऐड होगा, सेम होगी तो एलिमेंट वाइज ऐड होगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? चलें जी, ऐसा करने से अब हमने एक वाली लूप से छुटकारा पा लिया, जो कि ये वाली थी, यानी कि ये मेरा कोड ऐसे हो गया। मैं मिटा देना चाहिए मुझे कि नहीं? चले देख लेते हैं। DW प्लस, चलें जी। अच्छा जी, एक लूप खत्म हो गई, इसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है कि x, क्या हम एक एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ कंप्यूटेशन कर रहे हैं, क्या एट वंस हम सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल को प्रोसेस नहीं कर सकते? सवाल ये है, तो उसका जवाब है हाँ जी, कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सवालों के जवाब होते हैं हाँ, तो हाँ जी कर सकते हैं। वो कैसे करके? ये पहले भी ऐसे किया है। अच्छा, बड़ी तवज्जो से अब मैं ना इस वाली बात को बड़ी तवज्जो से, ये फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूँ थ्रू आउट द कोर्स, जो न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में हमने जिनको फॉलो करना है, जिन नोटेशन को आपने फॉलो करना है। अब हम बनाने लगे डिज़ाइन मैट्रिक्स दोबारा से, एक्स जो पहले भी बनाई थी, अब यहाँ थोड़ी डिफरेंट बनाएंगे, और उसकी वजह क्या है मैं इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर बाद, ये जब हम शैलो नेटवर्क की बात करेंगे मैं वहाँ जाके आपको बताऊंगा कि ऐसा करने से हमारी कोड बड़ा आसान हो जाता है, इंप्लीमेंटेशन बड़ी आसान हो जाती है। अभी थोड़ा सा बता, और उसे विजुअलाइज करना भी बड़ा आसान हो जाता है। ये सिंपल कैसे होती है, उसे विजुअलाइज करना कैसे आसान होता है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको, लेकिन जस्ट अभी आप देख लें कि आपने अब एक्स मैट्रिक्स कैसे बनानी है। एक बात तो हमने W और B को अलग-अलग कर दिया है, ठीक है, इकट्ठा नहीं किया हुआ, इस वजह से आपको डमी 1 जो है ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और करना क्या है, अब आपने एक्स बनानी कैसे है, एक्स मैट्रिक्स के अंदर आपने देखिए जी, पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल को आपने एक कॉलम के अंदर फिक्स करना। पहले हम रो के अंदर कर रहे थे ना, अब आपने कॉलम के अंदर करना। दूसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के सारे फीचर को आपने दूसरे कॉलम के अंदर, तीसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के सारे फीचर को तीसरे कॉलम के अंदर, अप टू, मुझे शाबाश इस मैट्रिक्स का साइज बता सकते हैं? इस मैट्रिक्स का साइज कितना है? शाबाश,
एन एक्स कह दूं या एन कह दूं, कामा एम, ठीक है, एन एक्स बाय एम। हाँ जी, एग्री। मैंने क्या किया है, मेरी जितनी ट्रेनिंग एग्जाम्पल सभी को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर अरेंज कर दी, ठीक है। जितनी ट्रेनिंग एग्जाम्पल थी उसकी मैंने मैट्रिक्स डिजाइन कर दी, मैट्रिक्स के अंदर लगा दिया वेक्टर फॉर्म के अंदर, यानी कि कॉलम के अंदर, पहला कॉलम, फिर दूसरे कॉलम के अंदर दूसरी एग्जाम्पल, तीसरे के अंदर तीसरी, एंड सो ऑन। अच्छा, इसी तरह से जो मेरे लेबल हैं उसे मैं क्या करूंगा, इंटरेस्टिंग बात, उसको भी मैं ऐसे ही रो के अंदर, कॉलम के अंदर है, क्या मतलब, ये मेरा पहली एग्जाम्पल की कॉरस्पॉन्डिंग लेबल है, दूसरी एग्जाम्पल की कॉरस्पॉन्डिंग लेबल है, तीसरी एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग लेबल है, एंड y इज इक्वल टू m। शाबाश, क्या साइज होगा, हाँ जी क्या होगा इन्हें? अच्छा जी, ये हाँ शाबाश, बताएं क्या साइज है इसका, 1 बाय, सही है। अच्छा जी, इसी तरह से w मेरा वेक्टर, w वेक्टर, शाबाश, क्या साइज होगा उसका जी, w वेक्टर का, शाबाश, n बाय एन एक्स या n बाय 1, क्या मतलब, w1 w2 एंड अप टू wn। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है। इस लूप को खत्म करने चाह रहे हैं हम, यानी एक ट्रेनिंग एग्जाम में एडवांस सारी कंपटीशन इकट्ठी कर। देखिए अभी हो क्या रहा है, ये बात समझ आ गई कि अरेंज हमने कैसे करना है। अच्छा जी, अब जरा अगली बात देखें, अभी कैलकुलेशन क्या हो रही है, इसके अंदर क्या कैलकुलेशन हो रही है कि पहले आप पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल इनपुट करते हैं, पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल आपने इनपुट की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, W ट्रांसपोज प्लस B, ये इसके साथ प्रोडक्ट फाइंड किया हमने, और B को ऐड किया और Z कंप्यूट किया। ये पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग, और पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग फिर आपने क्या किया, सिग्मॉइड अप्लाई कर दी, ये पहली ट्रेनिंग। इसी तरह से फिर आप दूसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के बारे में भी ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ही है कि जी आपने Z2 कंप्यूट किया, एंड सो ऑन अप टू ZM। अभी हम ये कर रहे थे, अब देखिएगा बड़ी तवज्जो से प्लीज आप देखें, ये सारा कुछ एट वंस होने लगा। वो कैसे करके आप क्या करेंगे जी, जी शाबाश, बता सकते हैं क्या करेंगे जी हम। देखिए मैं एक्स मैट्रिक्स, ये मेरी एक्स मैट्रिक्स, मैं यहाँ कोने में पहले लिखता हूँ, फिर वहाँ जाके लिख दूँगा। देखिए जी, मैं एक्स मैट्रिक्स को ऐसा जैसे जिसका साइज क्या है, डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है वेक्टराइज इंप्लीमेंटेशन के अंदर, डायमेंशन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, एक्स की डायमेंशन है n बाय n, एक्स लिख लूँ n जी बाय m, इसने मल्टीप्लाई होना है W ट्रांसपोज के साथ। W का साइज कितना था जी, n बाय 1, और अगर ट्रांसपोज लूँ तो ये क्या बनेगा 1 बाय n x। हाँ ठीक है, इट्स फाइन, तब यही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसका रिजल्ट क्या आएगा जी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट Z आना चाहिए जिसकी डायमेंशन क्या हो 1 बाय m। बड़ी तवज्जो से प्लीज, और हमें पता है इसके अंदर हमें ऐड भी करना है किसको, B को, सही है। B बजाते खुद क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। क्या एक स्केलर वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं किसी वेक्टर के अंदर जिसका साइज इसको कट करे आपस में, यह है 1 बाई m, हो सकता है ऐड, किस वजह से, बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अभी मैं ब्रॉडकास्टिंग की बात करनी है, वो उधार है, अभी थोड़ी देर तक वापस आते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मुझे लिखना, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख दूं, देखें इसके अंदर छुपा क्या है, बड़ी ही तवज्जो से प्लीज आपने देखना है इसको, इसके अंदर छुपा क्या है। अगर मैं ये लिखूं हो क्या रहा है इसके अंदर हो ये रहा है, देखिए मुझे पता है ये W मेरा,
ये W ट्रांसपोज को वैसे ही रहने देता हूँ। W ट्रांसपोज में पता है ये क्या है, इसके अंदर W1 W2 W अप टू WM, ठीक है, वो मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। अच्छा X को थोड़ा सा मैं बोल के देख लेता हूँ। X मुझे पता है ये लिखा है अभी थोड़ी देर पहले, हम यहाँ पे है पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल के सारे फीचर, दूसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के सारे फीचर एंड अप टू लास्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल के सारे फीचर, ठीक है। और ये प्लस बी ऐसे ही अभी इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। इसने क्या करना है जी, देखें जरा, W ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय दिस वन ना, ये W ट्रांसपोज एक रो वेक्टर है मेरा, उसने इसके साथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो क्या आंसर आना है जी, शाबाश। यानी कि इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ W ट्रांसपोज X1 लिख सकता हूँ ऐसे। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ऐसे ही है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट दोनों का, इसने फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। क्या मतलब, ये है W ट्रांसपोज दूसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसने इसके साथ तीसरी चौथी एंड आखिर पे X W ट्रांसपोज इंटू X M। तो ये मेरे पास क्या आ जाना है, ये भी आपने मुझे बताया 1/m का वेक्टर, जिसके अंदर आपने क्या करना है, इस स्केलर वैल्यू को ऐड करना है। तो अभी बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, यहां तक बात समझ आ रही, यहां तक, यानी कि ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसके अंदर क्या हो रहा है वो मैं अभी आपको विजुअली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये समझ आ रही बात को, यानी कि इस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है वो मैं आपको यहां पे शो करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये बात समझ आ रही। अच्छा अब देखिएगा, अब एक W ट्रांसपोज की और X मैट्रिक्स की जो डिफरेंट एंट्रीज है उनके साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे। अभी प्लस होना है, B ने ऐड, B कैसे ऐड, यानी कि बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कि आपकी ये है 1/m की मैट्रिक्स, ऐड करना चाह रहे हैं इसे आप एक स्केलर वैल्यू, इसकी हर एलिमेंट के अंदर बेसिकली हम जा रहे हैं। तो पाइथन का कंपाइलर क्या करेगा, ट्रांसलेटर क्या करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जनरेट क्या करेगा, इसी साइज की मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री में क्या पड़ा होगा, B, तो वो करेगा B एंड अप टू, हाँ जी 1 क्या साइज, किस साइज की, 1/m। अब क्या करेंगे हम, या अब क्या होगा, एडिशन। तो ऐसा करने से क्या होगा, W ट्रांसपोज, देखिए जरा, W ट्रांसपोज X1 प्लस B, ये पहली एंट्री है इस मैट्रिक्स की। दूसरी एंट्री पे क्या पड़ा है, W ट्रांसपोज X2 प्लस B। तीसरी एंट्री पे क्या पड़ा है, W ट्रांसपोज X3 प्लस B एंड सो ऑन। और आखिरी एंट्री देखें जरा, क्या पड़ा होगा, W ट्रांसपोज इंटू XM प्लस B। और इस मैट्रिक्स, बड़ी तवज्जो से प्लीज देखना, इसका साइज दोबारा से क्या बताया, साइज बताया आपने मुझे 1/m, डायमेंशन का ख्याल बहुत, यानी कि ये मेरा Z वेक्टर है जिसके अंदर क्या, जिसका साइज क्या आया 1/m। अब देखें जरा, ये क्या है जी, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये देखें जरा, ये क्या है, कौन से वाला, ये क्या चीज है, दिस इज Z1, ये क्या है Z2 एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब है, मैं कह सकता हूं इसकी एंट्री क्या पड़ा है, इसकी हर एंट्री पे क्या पड़ा है, ये है Z1, ये है Z2 और ये है ZM। यानी कि जस्ट एक स्टेटमेंट लिखा उसने, हर जो एग्जाम्पल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो Z है ना, उसने हमें कंप्यूट करके इस मैट्रिक्स के अंदर जोड़ के भी दे दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है जी, ठीक है। तो ये Z जो है, कैपिटल Z से मैंने कह दिया, ये हमारा वेक्टर है बेसिकली, जिसके अंदर जिसका साइज क्या है 1/m, जिसकी हर एंट्री पे ऊपर क्या पड़ा हुआ है, हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू। यानी कि ऐसा करने से हम ये कंप्यूटेशन जो है सिंपल कर रही है बजाय लूप के बगैर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, A कंप्यूट करना है ना। इंटरेस्टिंग बात, वेरी सिंपल, देखें जरा आपने क्या करना है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने उसे कुछ हाईलाइट भी किया।
हाँ जी, इसको नहीं बोलना, ये स्टेटमेंट हमें पहली स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग विदाउट लूप। हाँ जी, अब देखें आप ए कैसे कंप्यूट करेंगे, सिग्माइड ऑफ ये जी कैपिटल जी, इसके ऊपर जी अप्लाई करना। देखें जरा, इस जी 1/m ये मेरा वेक्टर है, इस पे सिग्माइड अप्लाई कर दें। क्या मतलब, मैं ये किया, इसने मुझे क्या दे दिया, एक ए कंप्यूट करके दे दिया। इसका क्या मतलब है कि हर एंट्री पे क्या अप्लाई करना है, 1/1 प्लस ई की माइनस, ऑटोमेटिकली उसने हर एंट्री पे करना। अगेन दिस इज अ वेक्टराइज्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट समझ आ गई, पहली स्टेटमेंट ये और दूसरी स्टेटमेंट हमारी ये। हाँ जी, उसके बाद हमने कास्ट फंक्शन को क्या करना है, बेसिकली इसे कंप्यूट करना है। अगेन दिस इज वेरी सिंपल। क्या करेंगे जी, हम सिंपल सम करेंगे। अच्छा चलें, इसे थोड़ी देर तक अभी देखते हैं, इसको मैं अभी थोड़ी, इसका पाइथन कोड एग्जैक्ट देख लेते हैं, इसको जरा हम थोड़ी देर रहने देते हैं, अभी इसे उतार कर। ठीक है, इसे अभी देखते हैं। इसका जस्ट सम np डॉट सम वाला फंक्शन, तो सम करना है ना सारी वैल्यू को, और उसके अंदर क्या पड़ा है, ये वाला कोड लिख देना है, y मल्टीप्लाई बाय np। देखें np डॉट लॉग ऑफ a, कि हर एंट्री का लॉग, हर एग्जाम्पल, और प्लस 1 माइनस y। ठीक है, y कैपिटल y, ये ज़हन में रहे, यहाँ भी कैपिटल Y है, ये भी कैपिटल Y है। कैपिटल Y से मुराद क्या, जहाँ पे हर रो के अंदर, रो वेक्टर के अंदर हर एंट्री पे हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग लेबल पड़ा, और np log 1 माइनस कैपिटल A। ठीक है, जस्ट पाइथन का एग्जैक्ट कोड मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद हाँ जी, ये वाली एंट्री ये कैसे करेंगे जी, अच्छा चलें मैं इसको लिख देता हूँ, कॉस्ट या j इज इक्वल टू सम। हाँ जी, और यहाँ पे क्या करना है, ठीक है जी, होप सो के इट्स वर्क। अच्छा जी, इसके बाद हाँ जी, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा जी शाह, ये सॉरी, ये सम क्या करेगा, वो जो भी यहाँ में ना सारी एंट्री का लॉस पड़ा है, इसके अंदर इसका साइज वही होगा जो जितनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल है उन सभी का सम, वो ये सम कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, ये आखिरी अगली स्टेटमेंट डी शाह, डी जी कैपिटल डी जी। हाँ जी, ए माइनस वाई। एक और इंपॉर्टेंट बात, जी का साइज क्या था, डी जी का साइज क्या होगा, ठीक है 1/, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आपको सेंस डेवलप हो रही है, जो डब्ल्यू का साइज है डी डब्ल्यू का साइज वही होगा, जो जी का साइज है वही डी जी का होगा। इसको जरा ज़हन में रखिएगा, आसानी आएगी इसके जरा। अच्छा, इसके बाद जी हाँ जी, अब ये वाली हाँ जी, इसकी ट्रांसलेशन ना, ये पहले एक प्लेन एग्जांपल की बात हम कर रहे थे ना, एक आई की बात कर रहे थे, अब हमारी ये क्या है, पहले एक प्लेन एग्जांपल थी ना, वेक्टर था ये, अब ये क्या है, मैट्रिक्स। बड़ी तो जैसे आप डिमेंशन को जरा देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़हन में रख के इसे हमने कि ये अपडेट कैसे होगी जी। इसका साइज है n/m या nx/m, इसका साइज क्या है जी 1/m, और इसकी रिक्वायरमेंट जरा गौर से देखिए, बड़े गौर से, ये हमें क्या चाहिए, ये हमारी इसका साइज क्या होना चाहिए, इसका साइज क्या होना चाहिए
जो W है क्या है, हाँ W, वो तो W ट्रांसपोज है, वेक्टर की बात करें, M N X बाय 1, जितने नंबर ऑफ फीचर है ना ये होना चाहिए। अब आप बड़ी तवज्जो से देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि इसका साइज, अच्छा अब ये होना चाहिए। अब यहां पे क्या है, देखिए जी डायमेंशन मैच हो रही है, चाहिए हमें यहां पे क्या n बाय 1 चाहिए। इसे मैं क्या करूं कि ये n बाय 1 बन जाए, d का ट्रांसपोज ले लें। इसका मतलब है इसको मैं कर दूं ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा m बाय 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रिकी चीज है, इसको जरा बड़ा ख्याल करना है आपने, ठीक है। तो अब हाँ जी, तो इसका मतलब है ये हमारा वेक्टर, इट्स फाइन, ये हमें करना है जो मैं कर चुका हूं यहाँ कि डी जेड का ट्रांसपोज, या मैं अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग पाइथन कोड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, np डॉट एक्स कामा dz डॉट t, इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, ये बात समझ आई। अच्छा उसके बाद हाँ जी, ये db के बारे में क्या करेंगे, ये सम हो रहा है ना बार बार, ये सम हो रहा है ना बार बार, ये सम हो रहा है, इसका मतलब है हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे क्या, db इज इक्वल टू np डॉट सम, किस चीज को, dz, दैट्स इट। यानी कि dz क्या है मेरा, dz क्या है 1 बाय m का पूरा वेक्टर है, इसके अंदर क्या है सारी dz की बड़ी, dz कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट ट्रेन एग्जांपल, dz फॉर सेकंड थर्ड एंड m ट्रेन एग्जांपल, इन सभी dz को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो मैं ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, ऐड करने के बाद db के अंदर रखवा, दैट्स इट, ठीक है जी, एग्री। तो जनाब ये है इन शॉर्ट इसका, इस सारा कुछ जो भी हमने डिस्कस किया है इसका वेक्टराइज कोड, ठीक है, समझ आ रही बात। इसको दोबारा लिखी के रिफाइन कर, साफ करके लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेंगे। अच्छा चले, टाइम हो गया तो मैं ब्रॉडकास्टिंग पे आ जाता हूँ, ठीक है, सॉरी हाँ जी, ब्रॉडकास्टिंग का लेक्चर, चले एक दो स्टेटमेंट के अंदर, मैं एक्चुअली अगले लेक्चर के अंदर नई बातें करना चाह रहा हूँ। चलें जी, ठीक है जी, कोई सवाल जी, कोई सवाल समझ आ गई।